ढेर सारा सब्सक्रिप्शन जो है वो करवा दीजिए और सभी से कहिए अपने जानने वालों से वो करें। और तो बस सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए और मजा आता है आपसे बात करने में। आज वीक का पहला दिन है और वीक के पहले दिन कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होगी, मैंने सोचा नहीं था। हालांकि ये कहानी कल भी सुना सकता था लेकिन संडे था। लेकिन ऐसी कहानियां झकझोर कर रख देती हैं। देश की राजधानी दिल्ली, इस वक्त उसकी पॉपुलेशन जो आबादी है करीब 2 करोड़ है। मतलब 2 करोड़ लोग इस दिल्ली में रहते हैं और इन 2 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी करीब 90,000 दिल्ली पुलिस के लोगों पर है। 90,000 पुलिस वाले, 2 करोड़ की आबादी। देश के सबसे ताकतवर लोगों का घर है दिल्ली, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जितने भी, होम मिनिस्टर हो, पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है, पार्लियामेंट है। अब इसी दिल्ली में, देश की राजधानी में, 2 करोड़ लोगों की आबादी वाले इस शहर में एक लड़का पूरे 18 दिनों तक ठीक रात 2 बजे अपने घर से निकलता है, अपने पीठ पर एक पिट्ठू बैग रखता है, उस बैग के अंदर कुछ पॉलिथीन है और वो बेखौफ, बिना किसी के डर के, ना पुलिस का खौफ, ना लोगों का कि 2 बजे कोई रोक ले, टोक ले, कोई तलाशी ले, और वो इधर उधर सुनसान इलाका ढूंढता है। कभी जंगल जाता है, कभी किसी और सुनसान इलाके में जाता है, फिर बैग से वो पॉलिथीन निकालता है, फेंकता है, वापस घर लौट आता है। आने के बाद आराम से सो जाता है। अगले दिन फिर यही काम करता है, उठता है, पॉलिथीन लेता है, बैग लेता है, अब नए इलाके में पहुंचता है, नए इलाके की तलाश करता है, फिर बैग से कुछ चीजें निकालता है, फेंकता है, घर लौट आता है। फिर तीसरे दिन भी यही करता है, फिर चौथे दिन भी यही करता है। इस दौरान में जब उसे भूख लगती, जोमेटो को ऑर्डर करता, खाना मंगाता, खाना खाता। उसी घर में जिस बेडरूम है वहीं पे फ्रिज है, उसी फ्रिज से पानी निकालकर पीता, उसी फ्रिज से दूध निकालकर चाय बनाता और उस फ्रिज में बाकी भी सामान रखे हुए हैं कुछ। 18 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। 18 दिनों तक एक लड़का हर रात ठीक 2 बजे निकले और 2 से 3 के दरमियान में इधर उधर जाए, कुछ चीजें फेंके और चलाए। कभी न पुलिस, न पीसीआर की गाड़ी, न बैरिकेड, न किसी ने टोका रोका। ये देश की राजधानी का हाल है। अब उस बैग में क्या, वो लड़का क्या, ये पूरी कहानी, एक झकझोरने वाली कहानी आपके सामने है। कहानी शुरू होती है, हालांकि खत्म दिल्ली में हुई, शुरू होती है मुंबई से, और मुंबई से भी पहले पालघर से, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक परिवार रहा करता था, विकास, जो इस परिवार के मुखिया थे और इनका नाम था विकास वॉलकर। विकास वॉलकर इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी इनकी, सर्विस का भी काम करते थे। परिवार में इनकी एक पत्नी सुमन, एक बेटी जिसका नाम श्रद्धा, 27 साल उम्र, और एक बेटा जिसकी उम्र 23 साल। 2018 में श्रद्धा नौकरी की तलाश में मुंबई पहुंचती है, पालघर को छोड़कर। इधर पालघर में जो पिता है वो अपनी बीवी और ये दोनों, बेटी और बेटा, से अलग रहते हैं। श्रद्धा अपनी मां और भाई के साथ रहती थी, पिता जो है विकास वो अलग रहते थे। 2018 में वो मुंबई आती है। मुंबई के मलाड में आखिरकार कुछ अपने दोस्तों की जान पहचान से एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में उसे नौकरी मिल जाती है। अब वो मुंबई के मलाड में ही एक किराए का कमरा लेती है और वहां रहने लगती है और अपना कॉल सेंटर में काम करती है। इसी कॉल सेंटर में आफ्ताब नाम का एक और लड़का काम करता है, आफ्ताब पुणे वाला, और यही दोनों की मुलाकात होती है। पूरा नाम है आफ्ताब अमीन पूनावाला। इसकी उम्र करीब 30 साल। तो इसी कॉल सेंटर में मलाड के आफ्ताब काम कर रहा होता है पहले से। बाद में श्रद्धा आती है। करीब 8-9 महीने बीतते हैं। इन 8-9 महीने के बीच में आफ्ताब और श्रद्धा दोनों आपस में बातें करते हैं, धीरे धीरे दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद, चूंकि श्रद्धा के घर वाले पालघर में, वो मुंबई में, इसी दौरान में एक रोज घर पहुंचती है श्रद्धा पालघर और अपनी मां को बताती है कि एक लड़का है आफ्ताब, जिसे उसके साथ उससे प्यार हो गया है और अब दोनों वहीं मलाड में एक घर में, लिव इन में, दोनों एक ही कमरे में रह रहे हैं और मैं उससे शादी करूंगी। मां ने समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारा परिवार, खानदान इसकी इजाजत नहीं देगा, इंटर रिलीजन मैरिज है, वो मुस्लिम है, तुम हिंदू हो, कास्ट भी जो है वो अलग अलग है। बात पिता तक पहुंची। विकास ने भी इस बात का विरोध किया पर वो मानी नहीं। उसने झगड़ा किया, अपना सारा सामान उठाया और उसने कहा आज के बाद ये सोच लेना कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। 2019 की बात है ये, शुरुआत की। और अब श्रद्धा वापस मुंबई आ जाती है। अब वो मुंबई में
आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने लगती है। माँ बाप गुस्सा थे, कुछ वक्त तक बेटी से बात नहीं की, लेकिन माँ होती है। माँ ने 1-2 बार उसको फोन मिलाया, श्रद्धा ने भी बात की, माँ ने फिर समझाया पर वो मानी नहीं। हो सकता था माँ बाद में मना भी लेती, लेकिन तभी जनवरी 2020 माँ सुमन श्रद्धा की उनकी मौत हो जाती है। अब सुमन की मौत के बाद श्रद्धा को जब पता चलता है वो अपने घर जाती है, जो भी रस्में थे उसमें शामिल होती है और फिर वापस लौट आती है। माँ की मौत के बाद अपने पिता से वो कुल 2 बार फोन पर बात करती है। बातचीत में उसके पिता ने बताया कि वो जब पूछते हैं कि तुमने इरादा बदला, तो वो कहती है कि आफ्ताब मुझे कभी बार मारता पीटता भी है, डांटता भी है। तो उन्होंने उसे समझाया भी कि लौट आओ, ऐसे रिश्ते को तोड़ दो। और उसने कहा नहीं, फिर उसने माफी मांग ली, सॉरी बोल दिया, सब ठीक है, मैं लौटने वाली नहीं हूं। अब ये वहीं मुंबई में रह रहे हैं। 2 बार के बाद अब पिता से भी बातचीत बंद, भाई है उससे भी बातचीत बंद। अब एक बेटी एक दूसरे शहर में, मुंबई जैसे शहर में अकेले रह रही है, लिव इन में एक लड़के के साथ, फैमिली पालघर में है, फोन पे बात नहीं हो रही है। बाप बेटी, माँ बेटी या भाई, इनका रिश्ता बहन के साथ बड़ा करीबी होता है। तो अब क्या करें, गुस्से में, लेकिन पिता की उसकी बात नहीं मान रही है, वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धा के कुछ दोस्तों के नंबर श्रद्धा के भाई के पास भी थे, श्रीजय नाम है उसका, और पिता के पास। तो कभी कभार वो उससे खैरियत पूछ लेते उसकी कि वो ठीक है। फिर लगता कि कई बार क्यों पूछें, तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला। श्रद्धा के मोबाइल के व्हाट्सएप स्टेटस, उसकी तस्वीरें, डीपी, ये चीजें जब जब बदलती तो उन्हें लगता चलो बेटी है, ठीक है, एक्टिव है। उसके फेसबुक प्रोफाइल पे जाते हैं, वो नई नई चीजें लिखती, पिक्चर डालती, जैसे, तो उन्हें लगता कि चलो ठीक है, कहीं घूमने गई है तो उसकी पिक्चर डाली, तो बेटी सही सलामत है। ये बात की तसल्ली रहती बाप को। अब कुल मिलाकर कहानी यह है कि बेटी आफ्ताब के साथ है, घर वालों से अब रिश्ते अच्छे नहीं है। इधर आफ्ताब का परिवार भी अब जब धीरे धीरे उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को पता चलता है कि एक लड़की के साथ लिव इन में है और वो लड़की मुस्लिम नहीं है, तो वो लोग भी इसका विरोध करते हैं। इसके बाद अब दोनों का ये था कि मुंबई में ज्यादा दिन रहने का नहीं है। किसी ने कहा कि दिल्ली में अच्छी नौकरी मिलेगी, तो दोनों तय करते हैं कि चलो रिश्तेदारों से दूर, दोस्तों से दूर, एक नए शहर में जाकर अपनी जिंदगी बसाते हैं। 8 मई 2022, 8 मई 2022 को आफ्ताब और श्रद्धा दिल्ली आते हैं ट्रेन से। दिल्ली आने के बाद पहली रात 8 मई को आए थे, 9 मई को यहां पहुंचे। इन्होंने पहाड़गंज के एक होटल में रूम लिया और वहीं रात को रुके। नेक्स्ट डे फिर ये एक दूसरे इलाके में जाते हैं, सैजदुल्ला जाब, साउथ दिल्ली में। वहां पे ये एक होटल किराए पे लेते हैं और रूम पे वहां पे रुकते हैं। 10 मई को इन दोनों के कॉमन फ्रेंड जो मुंबई में था, दिल्ली में रहता है, वो छतरपुर में रहता था। ये दोनों वहां जाते हैं और छतरपुर में उसके घर पर रुकते हैं कुछ दिन। रहने के दौरान में फिर उन्हें कहता है कि यहीं पे तुम अपने लिए कहीं घर देख लो। तो छतरपुर में ही दोनों एक घर ढूंढते हैं, हाउस नंबर D93/1 छतरपुर, किराए का एक घर। अब दोनों आफ्ताब और श्रद्धा उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं और अब अपनी जिंदगी बसाना शुरू करते हैं। 10 के बाद ये 12-13 तारीख तक की बात है। अब ये इन्होंने अपना घर ले लिया। इधर इस दौरान में चूंकि इनके रिलेशनशिप को 2019 से तीसरा साल है ये, श्रद्धा बार बार कहती कि हो गया अब लेवल में, अब हम इस रिश्तों को नाम देते हैं, दोनों शादी करते हैं। आफ्ताब हर बार टालता रहता, कहता ठीक तो हम लोग रह रहे हैं, शादी की क्या जरूरत है। इस बात को लेकर झगड़ा होता, लेकिन फिर दोनों में सुलह हो जाता। दिल्ली आए हुए अभी सिर्फ 10 दिन हुए थे। 10 दिन के अंदर अंदर अब जब ये अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर से इन दोनों के बीच में अब झगड़ा शुरू होता है। और इस झगड़े के दौरान में बात बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं। हुआ ये कि 18 मई की तारीख आती है, 18 मई। लेकिन उस 18 मई की कहानी सुनाऊं उससे पहले थोड़ा सा आगे में बढ़ जाता हूं। दोनों दिल्ली आ गए, 8 मई को पहुंचे हैं, होटल में रहे, दोस्तों क्या रहे। अब इन्होंने छतरपुर में अपना घर ले लिया। मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर आ गया, 4 महीने बीत गए। अब इधर एक बाप और एक भाई जो अपनी बहन की खैरियत उसके डीपी या उसके स्टेटस या फेसबुक अपडेट से पता कर लेता था, वो सारी चीजें अब एक्टिव नहीं है मई के बाद से। पिता को लगा शायद कुछ बदल गया, पर उन्हें कुछ दोस्तों से उन्होंने फोन किया उस वक्त मई जून में, तो उन्होंने कहा कि वो दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए, अब वही नौकरी करेंगे। पिता ने कहा चलो ठीक है,
एक दोस्त ने ये भी बताया कि वहां छतरपुर में कहीं उन्होंने किराए का घर ले लिया, पर एड्रेस नहीं मालूम। उनका ये भी ठीक है। तभी सितंबर का महीना आता है। सितंबर के महीने में एक श्रद्धा का दोस्त श्रद्धा के भाई को फोन करता है और कहता है कि मैं श्रद्धा को लगातार फोन करने की कोशिश कर रहा हूं, उसका पिछले 2-2.5 महीने से फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या उसने नंबर बदल दिया? क्या तुम्हें कॉल किया? कोई नया नंबर हो तो मुझे दो। भाई कहता है कि हमारे पास तो कोई नंबर नहीं और हम भी कर रहे हैं तो मिल नहीं रहा। भाई घबराता है, वो अपने पिता को बताता है। अब विकास, उनके पिता श्रद्धा के, वो उस दोस्त का नंबर लेकर खुद बात करते हैं। कहते क्या तुम्हारी कब से बात नहीं हुई? वो कहता है मैं हमेशा अक्सर 2-3 दिन में हमारी बात हुआ करती थी श्रद्धा से, लेकिन इधर 2-2.5 महीने से बात नहीं हो रही, उसका मोबाइल बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर पिता घबरा जाते हैं। अब वो श्रद्धा के कुछ और दोस्तों को मुंबई में फोन मिलाते हैं, उन सब का भी यही जवाब कि पिछले 2-2.5 महीने से श्रद्धा का मोबाइल बंद है और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जब उन्हें लगता है तो उन्हें एक मन में डर लगता है कि कहीं श्रद्धा के साथ कुछ हो तो नहीं गया। इसी के बाद वो वहीं लोकल पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं और पालघर में कि उनकी बेटी गुम है और मुझे डाउट है कि कहीं उसका किडनैप ना हो गया हो। तो अब उन्होंने वहां लोकल पुलिस स्टेशन में खबर लिखाई और यह भी लिखाया कि आखिरी उसके बारे में जानकारी यह थी कि वो मुंबई से दिल्ली गई है। तब पालघर के लोकल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने कहा कि देखिए आपकी बेटी अगर छतरपुर गई है तो मामला दिल्ली का है और छतरपुर इलाका जो है वो महरौली पुलिस स्टेशन में पड़ता है, तो हम ये केस ट्रांसफर कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस से हम हेल्प लेंगे। अब उन्होंने दिल्ली पुलिस को पालघर पुलिस ने भेज दिया कंप्लेन। अब इसके बाद दिल्ली में महरौली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी जाती है गुमशुदगी की। विकास जो श्रद्धा के पिता हैं वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली आने के बाद 9 नवंबर अभी 5 दिन पहले वो महरौली पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर कहते हैं कि ऐसी से उनकी बेटी है श्रद्धा, हमने वहां रिपोर्ट लिखाई, आपके यहाँ ट्रांसफर हुई और उसका कोई अता पता नहीं है, 2-2.5 महीने से मोबाइल बंद है। पुलिस डिटेल लेती है, तस्वीर लेती है, कहाँ रहते हैं, तो बताते हैं कि ये है। फिर किसी तरह से आफ्ताब का नंबर भी मिल जाता है, पुलिस को नंबर देते हैं। अब छतरपुर में है लेकिन घर का पता नहीं मालूम है। खैर पुलिस आफ्ताब के मोबाइल को सर्विलांस पे लगाती है, नंबर चालू था, लोकेशन देखती है दिल्ली में ही था। इसी लोकेशन और मोबाइल के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए महरौली पुलिस आफ्ताब तक पहुंच जाती है। आफ्ताब घर में था और जो घर था वो वही महरौली छतरपुर में जो डीएल घर का पता बताया आपको, वहीं रह रहा था। पुलिस जाकर पूछती है कि आपके साथ श्रद्धा रह रही थी, वो कहां है? आफ्ताब कहता है कि हमारी लड़ाई हुई थी 18 मई को, 6 महीने करीब पहले, और उस लड़ाई के बाद श्रद्धा गुस्से में घर से निकल गई, बोली मैं वापस मुंबई जा रही हूं। फिर मैंने उसे काफी फोन करने की कोशिश की लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था, तो उसके बाद मेरी बात नहीं हुई, मैंने भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो पूछा क्यों झगड़ा हुआ? उसने कहा अक्सर झगड़ा होता था, फिर बार बार एक ही चीज को लेकर होता था, वो था शादी। अब पुलिस ने आफ्ताब के मोबाइल से ये चेक किया तो पता चला कि श्रद्धा का मोबाइल 18 मई के बाद से 19 मई से ही स्विच ऑफ है और कभी आफ्ताब ने उसको कॉल करने की कोशिश भी नहीं की। बार बार जब उससे सवाल किए गए तो वो अपने कई बयान से पलटता रहा, कई बार कुछ बोलता, कई बार कुछ बोलता। पुलिस को डाउट हुआ। आखिरकार पुलिस उसे फिर महरौली थाने लेकर आई और तसल्ली से पूछताछ की। तसल्ली से जब पूछताछ की तो इसके बाद आफ्ताब ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो शायद 2 करोड़ की आबादी वाले इस दिल्ली शहर और 90,000 की दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में न ऐसी कहानी इससे पहले सुनी गई न सुनाई गई। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, हैवानियत की इंतहा की कहानी। उसने जो कहानी सुनाई वो ये कि दिल्ली आए हुए 10 दिन हो चुके थे। उसने एक किराए का घर ले लिया था, छतरपुर में रह रहा था। 18 मई की रात खाना खाने के बाद श्रद्धा के साथ उसका झगड़ा हुआ। फिर बात शादी में आई, उसने शादी करने के लिए कहा, मैंने उसको टाला और इस बात पे बात बढ़ गई। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, मैंने उसका गला जोर से पकड़ लिया और फिर मैं तब तक दबाता रहा जब तक कि उसकी सांसें टूट नहीं गई। श्रद्धा मर चुकी थी। कत्ल करने के बाद अब वो आराम से उस लाश के साथ उसी कमरे में बैठता है। अब सोचता आगे क्या करना है। इसके बाद उस लाश को एक तरफ रखता है। मई का महीना है, दिल्ली में उमस और गर्मी है और आराम से उसी कमरे में सो जाता है जिस कमरे में उसने अभी अभी श्रद्धा को मारा और उसकी लाश पड़ी हुई है। सुबह उठता है। सुबह उठने के बाद वो मार्केट जाता है। वहीं लोकल मार्केट में एक तिलक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वहां से एक बड़ा सा फ्रिज खरीदता है।
एक दूसरी दुकान से आरी खरीदता है, तीसरी दुकान से कुछ पॉलिथीन खरीदता है, एक पिट्ठू बैग खरीदता है। ये सब सामान लेकर घर आता है। दोपहर के बाद वो श्रद्धा की लाश को बाथरूम में ले जाता है। अब बैठकर वहां तसल्ली से आरी से श्रद्धा की लाश के टुकड़े करता है। लाश के टुकड़े करता, पॉलिथीन में डालता, पॉलिथीन के एक तरफ कर देता। अब एक ही दिन में पूरी लाश के टुकड़े नहीं हो सकते थे, आधे अधूरे टुकड़े हुए। उसने उन पॉलिथीन के टुकड़े को फ्रिज में रखा, बाकी जो लाश अभी आधी अधूरी थी उसको भी फ्रिज में उसने किसी तरह घुसा दिया। उसी फ्रिज में उसके पीने का पानी था, उसी फ्रिज में दूध थी जिससे वो चाय बनाता था, और फ्रिज बंद कर दिया। बाथरूम को धोया। लगभग अब लाश 24 घंटे पुरानी हो रही थी, मई का महीना, गर्मी, उमस, बदबू आने लगी। उसने बाथरूम को धोया, पूरा बाथरूम को। इसके बाद परफ्यूम पूरे कमरे में दरवाजे पर छिड़का ताकि बाहर बदबू ना जाए। फिर जोमैटो को ऑर्डर किया, खाना मंगवाया, खाना खाया, उसी फ्रिज से पानी निकाली जिस फ्रिज में लाश के टुकड़े हैं, और इत्मीनान से सो गया कुछ देर के लिए। ठीक रात 2 बजे वो घर से निकलता है, 19 मई। कुछ टुकड़ों को एक पिट्ठू बैग में डालता है, बैग को कांधे पर डालता है, दरवाजा लॉक करता है, घर से बाहर जाता है पैदल। पैदल जाने के बाद वहां से थोड़ी दूरी पर महरौली का जंगल शुरू होता है। कुछ लोग टकराए भी, किसी ने पूछा नहीं। लोग आ जा भी रहे थे, लेकिन लोगों की भीड़ कम थी। महरौली जंगल सुनसान। वहां से उसने बैग खोला, पॉलिथीन निकाली और जंगलों के बीच में उसे उछाल कर फेंक कर वापस घर आ गया। घर आया, बैग रखा, सो गया। अगले दिन सुबह उठता है, उसे फ्रिज से दूध निकालता है, चाय बनाता है, चाय पीता है, नाश्ता करता है, फिर लग जाता है बाथरूम में बैठकर उनको टुकड़ों को करने के लिए। टुकड़े करता है, फिर पॉलिथीन में डालता है, फिर बाकी हिस्सा फ्रिज में रखता है, फिर जोमेटो से ऑर्डर देता है, खाना मंगाता है, खाना खाता है। अब रात 2 बजे का इंतजार कर रहा होता है, फिर 2 बजता है, फिर कुछ टुकड़ों को बैग में डालता है, निकल पड़ता है। इस बार महरौली जंगल के अलावा कोई दूसरी सुनसान जगह देखता है, एक सुनसान जगह है, वहां पर भी ले जाकर टुकड़ों को उछाल देता है पॉलिथीन समेत। फिर घर आता है, फिर सो जाता है। 18 मई से लेकर 5 जून तक यह सिलसिला चलता रहता। 18 मई के बाद 19 मई से उसने शुरू किया था बाहर निकलना, और 5 जून आखिरी किश्त उसने फेंकी थी। 19 मई से लेकर 5 जून, और रात टाइम चुना था ठीक 2 बजे का। हर रात 2 बजे ही निकलता वो। महरौली के जंगल, छतरपुर, आसपास के, और कभी एक जगह पर नहीं फेंकता, अलग अलग। उसे यह था कि अगर कभी कोई कहीं किसी के हाथ टुकड़ा लग भी जाए तो लाश की असलियत नहीं पता चले, और तब तक पता नहीं चलेगी जब तक टुकड़ों एक ना हो। तो फेंकता रहा, बेखौफ रात को निकलता रहा लाश के टुकड़ों के साथ। कभी डर नहीं लगा कि पुलिस पकड़ लेगी या लोग पकड़ लेंगे, तलाशी होगी। लेकिन 19 मई से लेकर 5 जून तक, 18 दिनों तक वो श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा, और आकर वैसे ही नॉर्मल जिंदगी जीता रहा। इन 18 दिनों में उसने अपने किसी पड़ोसी से, किसी से कोई बात नहीं की। 5 जून को जब सारी लाश की किस्त खत्म हो गई, फिर उसने फ्रिज को साफ किया, और उसके बाद उसी जगह रहने लगा। हौसला इतना उसका कि उसे ये यकीन था कि शायद कभी उस तक पुलिस नहीं पहुंचेगी, कभी वो पकड़ा नहीं जाएगा। इसलिए उसने उस फ्रिज को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया। पढ़ा लिखा था, उसे मालूम है कि फॉरेंसिक एविडेंस इस फ्रिज से कलेक्ट हो सकता है। बट ओवर कॉन्फिडेंस और खौफ का ना होना, वो आराम से उसी घर में रहा। 6 महीने बीत गए। 18 मई को कत्ल किया था, और अभी 13 जून, कल की बात है ये। लगभग 6 महीने किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि दिल्ली में एक लड़की का कत्ल हुआ। उस लड़की का एक घर के अंदर उसकी लाश के टुकड़े हुए। उस लड़की की उस लाश के टुकड़ों को 18 दिनों तक एक शख्स हर रात 2 बजे लेकर निकलता रहा और फेंकता रहा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, और लोग तो छोड़िए, पुलिस तक को इसकी भनक नहीं लगी। एक पिता को जब ये पता चला कि उसकी बेटी का मोबाइल बंद है उसके एक दोस्त से, तब उसने खोजबीन शुरू की, और ये खोजबीन आकर महरौली पुलिस स्टेशन में खत्म हुई, और तब कहीं जाकर ये सारा सच सामने आया। 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है आफ्ताब को। पुलिस उसे लेकर लगातार उन जगहों पर जा रही है जहां जहां उसने लाश के टुकड़े फेंके हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि 6 महीने हो चुके हैं,
वो मई का महीना था और मई जून जुलाई बहुत गर्मी, उसके बाद फिर बरसात, और ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ जंगली जानवर भी होते हैं, उन टुकड़ों का मिलना मुश्किल है। शायद कुछ टुकड़े शायद मिले भी हैं, कुछ हड्डियां मिली हैं, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई है। पुलिस ने उस फ्रिज को अपने कब्जे में लिया, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी, उससे पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो कुछ हड्डियां और बाकी चीजें मिली है उसके डीएनए से भी पता चल जाएगा कि ये लाश श्रद्धा की है। और आफ्ताब इस वक्त दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। अब यहां पे कई चीजें हैं। एक, हमेशा एक कहते हैं माँ बाप बच्चों से कि तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, तो अगर माँ बाप की बात सुन ले बच्चे तो बहुत सारी चीजें ना हो, पहली चीज। दूसरी, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट, ऐसी बहुत सारी वारदात वाकये मैंने सुना है आपको इसी कहानी में, और मैं खुद सुनता हूं, कवर किया एज ए क्राइम जर्नलिस्ट, जहां पे रिश्तों के लेके खून होता है। पति पत्नी के बीच में कोई और, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लिव इन में रहने वाले। एक बड़ा सिंपल और सीधी सी चीज है। दो इंसान जब रिश्तों में होते हैं तो दोनों एक साथ मर्जी से आते हैं, दोनों एक दूसरे को मर्जी से पसंद करते हैं, एक दूसरे को मर्जी से प्यार करते हैं, रहने का फैसला उनकी मर्जी से होता है। तो अगर न रहना हो, अलग होना हो, डिवोर्स लेना हो, या फिर एक दूसरे से रिश्ता खत्म करना हो, तो क्या इसमें दोनों की मर्जी से इस मसले का हल नहीं हो सकता? किसी की जान लेने की नौबत क्यों आनी चाहिए? इस केस में भी अगर शादी की बात थी, नहीं थी, और वो जिद कर रही थी, आफ्ताब ये भी कर सकता था कि ठीक है मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ और नहीं करूंगा शादी, तुम्हें जो करना कर लो, और अलग होना है। अब बाकी केस, कानून, बाकी चीजें देख लेते हैं, लेकिन उसे जान लेने का हक, और इस बेदर्दी से, एक तो पहली चीज कि जिसके साथ आप लगभग 3-4 साल से रिलेशन में हो, जिसके साथ आपने प्यार किया, कैसे वही इंसान उसी शख्स का एक तो कत्ल कर सकता है और फिर यूं हैवानियत की तरह उसके लाशों के टुकड़े कर सकता है? सोच से परे की चीज है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे समाज में, अलग अलग शहरों में, इस देश में, दुनिया में ऐसे वाक्य सुनने को मिलते रहते हैं और ऐसा होता है। फिर वही बात होगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए कोई और रहम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल है, लेकिन उन माँ बाप, उसके दोस्तों पे क्या बीतेगी जब उन्हें इस कत्ल की पूरी असलियत और जिस तरीके से कत्ल के बाद सारी चीजें की गई उसकी बारीकियों से जब उन्हें जानकारी मिलती है। क्योंकि हमारा आपका तो ये है कि मैंने ये कहानी सुनाई, ये इंसिडेंट हुआ, आपको बताई, हम भूल जाएंगे, लेकिन ये मामला कोर्ट में जाएगा। जब कोर्ट में जाता है तो हर चीज बहुत डिटेल में, माइनर डिटेल में जाती है। पुलिस या आईओ को बताना पड़ता है कि उन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया, उन्हें बताना पड़ता है दोबारा कोर्ट के सामने, उस माँ बाप के सामने वो सारी रिपीट करनी पड़ती है, वो पूरी स्टोरी, वो कत्ल का तरीका, कत्ल के बाद लाशों को टुकड़े करने का तरीका, उसे छुपाने का तरीका, और उसी कोर्ट रूम में बैठा वो माँ बाप, उसका रिश्तेदार सुन रहा होता है। तो सोचिए जब ये सारी चीजें हुई, एक तो हो गया, फिर से वही बाप और भाई को सुनने को मिलेगा, तो फिर उनके दिल पे क्या बीतेगी? तो निहायत अफसोस। लेकिन यहां उससे भी बड़ा एक दूसरा सवाल जो मैंने शुरू में कहा कि किसी की कैसे हिम्मत हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस का इसका मतलब है खौफ ही नहीं है दिल में। एक आदमी, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर आप दिल्ली की कई बॉर्डर लगती है, दिल्ली है, आपका हरियाणा है, इधर राजस्थान है, यूपी है, तो कहते हैं कि दो बॉर्डर के बीच में अगर कोई शराब की 2-4 बोतल लेके जाता है तो डर रहा होता है कि अगर मैं दिल्ली से चला हूं नोएडा बॉर्डर पर पकड़ न ले पुलिस वाले, एक खौफ होती है। एक शख्स पूरे 18 दिनों तक टाइम का पाबंद, रात 2 बजे लाशों के टुकड़े बैग में डालकर कंधे पर रखकर दिल्ली में घूम रहा है, और एक बार भी किसी पुलिस वाले की नजर नहीं पड़ी। एक बार भी किसी ने उसे रोक कर ये पूछने की कोशिश नहीं की कि तुम रात को 2 से 3 के बीच में क्यों भटक रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, क्या काम करते हो, बैग में क्या है, किसी ने नहीं। इससे लॉ एंड ऑर्डर की हमारी असलियत का भी पता चला। ढेर सारा सब्सक्रिप्शन जो है वो करवा दीजिए, और सभी से कहिए अपने जानने वालों से वो करें, और तो बस सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, और मजा आता है आपसे बात